आज मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में जानना तो सब चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। ये सेना के ऑपरेशन का वो पहलू है जिसकी चिंता सबको है, पर कोई खुलकर कुछ बताना नहीं चाहता। सबके मन में सवाल है, क्या इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के दरवाजे तक पहुंच गई थी? क्या भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर हाइडआउट्स के करीब पहुंच गई थी? क्या पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी? डोनाल्ड ट्रंप से किसने कहा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा सकता है? सरगोधा के पास जो मुशर्रफ एयरबेस है, वहां तक भारत की मिसाइल कैसे पहुंची? क्या कहूटा भी इन मिसाइल के निशाने पर था? क्या कैराना हिल्स में बनी न्यूक्लियर वेपन्स की टनल्स के एंट्री पॉइंट पर मिसाइल से भारत ने हमला किया? क्या कहूटा में रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया? क्या पाकिस्तान ने उस इलाके को खाली करवा लिया? क्या रेडिएशन की जांच करने के लिए अमेरिका का सर्विलांस प्लेन वहां उड़ता हुआ नजर आया? क्या इजिप्ट ने रेडिएशन से बचाने के लिए बोरॉन से भरा प्लेन पाकिस्तान भेजा? तरह तरह की बातें इस बारे में कही जा रही हैं, और ये वो सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रही है। भारत में भी इसको लेकर उत्सुकता है। मैंने इस बारे में कई एक्सपर्ट से बात की, पूरे इशू की गहराई में जाने की कोशिश की। मैं आपको इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात सुनवाऊंगा। कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ स्टूडियो में होंगे, जिनकी मदद से हम इस न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी की तह में जाने की कोशिश करेंगे, और आज सारे सीक्रेट्स एक एक करके बाहर आएंगे। तो सबसे पहले आपको दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर की बात सुनाता हूं। कौन है टॉम कूपर? टॉम कूपर को एयर वॉरफेयर का सबसे बेहतर एनालिस्ट माना जाता है। वो दुनिया भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स पर, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर और दुनिया भर में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स पर नजर रखते हैं। टॉम कूपर डिफेंस सब्जेक्ट्स पर 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं, और वही टॉम कूपर कह रहे हैं, इस बात के पक्के सबूत हैं कि भारत ने बहुत सोच समझकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। कैराना हिल्स पर भारत की मिसाइल्स गिरी। टॉम कूपर ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट हिट नहीं किया, उसके आसपास मिसाइल से अटैक किया, और भारत ने ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत किया। कैराना हिल्स में बनी टनल्स के दोनों एंट्री पॉइंट्स पर स्ट्राइक की। टॉम कूपर ने कहा, भारत ने जिस तरह से हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं की क्लियर कट विक्ट्री है। India has started targeting selected facilities inside Pakistan, not only 2 or 3 of them, but 13, 14 of them, including, and there is clear evidence for this, nuclear storage facilities and nuclear command centers. When that happens, such steps are not, such orders for such operations are not taken easily, and particularly not by Indian top commanders. They are extremely serious issue. I cannot emphasize how much. So when that happens, it means that Pakistan has no means to retaliate, that New Delhi is absolutely sure Pakistan can't hit back on India. And this is why clear-cut victory, because India has managed within 90 hours, 96 hours to disable Pakistani deterrence, Pakistani threat to a degree where it was capable of striking such facilities. Like this Kirana Hills, this is a big missile garnison, some 10-15 kilometers south of Sargodha or Musharraf Air Base. When such facilities are hit and Pakistan can't hit back, it is a clear-cut victory. It's as simple as that. Pakistanis might have done some maneuvers. I have no specific details in this regard. There are rumors. Might have done some moves, like deploying specific units which are trained for handling and moving nuclear weapons from point A to point B. And India then hit
facilities like Kirana Hills. So when you ask how did they call this bluff? Through systematically destroying Pakistani capability to defend itself. अब पाकिस्तान को तो हमारी सेनाओं ने उसकी औकात दिखा दी, लेकिन अब भारत के लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, आतंकवाद का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए अब देश इन दोनों मुल्कों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा रहा है। टर्की हमारे देश में फ्रूट्स, सूखे मेवों और मार्बल जैसी तमाम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब हमारे देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स न खरीदने की अपील की है। सोशल मीडिया में #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। आज मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर टर्की की कंपनी सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की। यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर 70% एयरलाइंस के लिए ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के ऑफिशियल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम दिया, मांग की टर्की की इस कंपनी को 10 दिन में एयरपोर्ट से हटाया जाए। मुरजी पटेल ने कहा कि टर्की भारत से कमाता है और पाकिस्तान को खिलाता है, यह नहीं चलेगा। अगर 10 दिन के अंदर कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो शिव सैनिक उससे अपने तरीके से निपटेंगे। हमारी मीटिंग यही हुई है कि जो कंपनी है वो अपने खिलाफ उनका देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है और भारत में मुंबई में पैसा कमाकर हमारे विरुद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने मोर्चा लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने ताकीद दी है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 10,000 लोगों का मोर्चा हम एयरपोर्ट में लाएंगे और कंपनी को यहां से भगा के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हमारी फौज के सामने पस पड़े पाकिस्तान की हालत देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर भारतीय सेना को सलाम कर रहा है, लेकिन देश में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो शर्मनाक और घटिया बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना के बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की बेशर्मी भरी बात कही, उससे पूरे देश में नाराजगी है। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने भी विजय शाह के बयान पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और डीजीपी को निर्देश दिया कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कल हाईकोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई और विजय शाह के बयान को न सिर्फ बहन बेटियों का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान बताया। और वाकई में मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री ने जो शर्मनाक बयान दिया, जो बेहुदा हरकत की, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं अपनी जुबान से वो शब्द रिपीट नहीं कर सकता जो विजय शाह ने कहे, लेकिन आपको बताना जरूरी है। विजय शाह के बयान का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे समाज में कुछ लोग कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया सोच रखते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। पाकिस्तानी फौज का कचूमर निकालने वाली हमारी सेना की पूरे देश में जय जयकार हो रही है। बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, श्रीनगर, अगरतला, देहरादून और शिमला में तिरंगा यात्रा देखने को मिली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा झंडा लेकर मैदान में उतरे। इस यात्रा में यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, योगी सरकार के सभी सारे मंत्री, सारे सीनियर नेता शामिल थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर सेना के शौर्य का, पाकिस्तान की पिटाई का जश्न मनाया। जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी।
इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है, अब भारत की तरफ उंगली उठाने वाले नहीं बचेंगे। अगर फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। और आखिर में कुछ जरूरी खबरें ऐसी हैं जो संक्षेप में आपको बता देता हूं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच आज बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हो गई। पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को भारत को हैंडओवर कर दिया। पूनम शॉ 23 अप्रैल को अपनी ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। आज वो घर लौट आए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिन 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया था, आज उनके हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें AK-47 जैसे हथियार, मैगजीन्स, हजारों बुलेट्स और हैंड ग्रेनेड रिकवर किए गए। इन आतंकवादियों के पास कुछ ऐसे चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम मिले जो इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब वो बुलेट प्रूफ कार से चलेंगे। एस जयशंकर को पहले से ही जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उनके कॉन्वॉय में 2 बुलेट प्रूफ कारें जोड़ दी गई हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजेआई के पद की शपथ दिलाई। 64 साल के जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस हैं।